आपकी अदालत में बीजेपी पर आरोप है कि उनकी विदेश नीति फेल हो गई। देखिए, पाकिस्तान के वजीर आजम जब तकरीर कर रहे थे पॉज होने के बाद आपके मुताबिक, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका को भी धन्यवाद, चीन को भी धन्यवाद, कतर को भी धन्यवाद, यूएई को भी। उन्होंने दुनिया भर के देशों के नाम लिए, किसी को पापा का, किसी को भाई का, किसी को डैडी का, सबको। लेकिन राहुल गांधी की शिकायत है कि भारत को सपोर्ट करने कोई मुल्क नहीं आया। बड़ी मज़ेदार बात है, अगर वो इतने सारे लोगों को, किसी को भाईजान, किसी को बाप और किसी को चचा जान, किसी को ताऊ बना रहा है, तो आप समझ लीजिए कहाँ कहाँ सर पटका होगा पाकिस्तान ने जाकर। ये तो इकबालिया बयान है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का। हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ी। जयशंकर जी ने बहुत साफ कहा है, जिस किसी ने बात किया उन्होंने कहा बात बायलैटरल होगी, जो बात करनी है पाकिस्तान हमसे करे। हमने तो बहुत साफ कर दिया था। और जहां तक ये बात है फॉरेन पॉलिसी की बात, तो मैं कहना चाहूंगा मोदी जी के आने के बाद भारत की जो फॉरेन पॉलिसी जिस मुकाम पे पहुंची है, जो मैंने अभी बोला था, रिपीट कर देना चाहता हूं, डिफेंस के ही कॉन्टेक्स्ट में, हमें S-400 रशिया से मिली जबकि हम क्वाड के सदस्य थे। S-400 देने के बावजूद अमेरिका हमको प्रीडेटर ड्रोन देने को तैयार हुआ, जबकि हम नाटो के मेंबर नहीं हैं। उसके बाद भी हमने राफेल भी लिया, जबकि हमने अमेरिका से फाइटर नहीं लिया। और हमको फ्रांस ने भी सपोर्ट किया। हमने इजराइल से भी सिस्टम लिया है। हमने दुनिया के तमाम देशों के साथ अच्छा कोलैबोरेशन किया है। और एक और बात आप समझिए, मेरे ख्याल से करीब 21 देशों ने तो मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट में मुस्लिम देशों के दो बड़े पोल्स हैं, सऊदी अरब जो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोल, ईरान जो शिया मुस्लिम वर्ल्ड का, दोनों ने कंडेम किया टेररिज्म को और पाकिस्तान के फेवर में कोई बयान नहीं दिया। अब अगर इसके बाद भी किसी को ना समझ में आए, और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, आपको पता है कि सन 71 की लड़ाई में आधा दर्जन भारत के खिलाफ प्रस्ताव सिक्योरिटी काउंसिल में आए थे। बात की बात में सोवियत रूस को वीटो करना पड़ता था। 7 दिसंबर 1971 को 100 से अधिक देशों ने भारत के विरुद्ध वोटिंग की थी। आज क्या यूएन में किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव की चूं भी आई है? एक चीज हुई है, IMF का लोन पाकिस्तान को मिल गया। हाँ, ये पहलगाम के हमले के बाद भी, पहलगाम में जो उन्होंने कातिलाना हरकत की, उसके बावजूद IMF का लोन पाकिस्तान को मिला। हाँ, जो आपने बात कही है, ये भी बात बहुत समझने लायक है। IMF का जो लोन इस बार मिला है पाकिस्तान को, उसमें 11 एडिशनल शर्तें डाली गई। और वो शर्तें जो कह रहा है ना कि हवा रोक देंगे, सांस रोक देंगे, वो लगभग सांसें रोकने वाली हैं। उन शर्तों में ये भी है कि आपको ये लॉ पास करके अपनी पार्लियामेंट से पास करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान सामने समस्या क्या आएगी? 1 हफ्ते का लगभग उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। IMF से वो लोन ले रहा है। अगर लड़ाई में जिस जंग की तबाही हुई है, अब वो अपने हथियार खरीदे कि अनाज खरीदे। अगर वो हथियार खरीदेगा तो जनता उसके खिलाफ खड़ी होती नजर आएगी। अनाज खरीदेगा तो सीमा पार से मोदी का हुआ दिखाई पड़ेगा। तो मुझे लगता है एक ऐसी कैच 22 सिचुएशन में वो पड़ा है। और जहां तक जो लोग IMF केस की बात करते हैं, तो फिर पूरी बात करिए ना। IMF की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि इस साल भारत 15% ग्रोथ रेट के साथ वर्ल्ड का ग्रोथ का इंजन बन के उभरेगा और दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ में इंक्लूड करने वाला देश भारत होगा। एक दौर था, वो पुरानी फिल्म थी ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, उससे पहले प्राण क्या बोलता है मनोज कुमार से? इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। आज IMF की चीफ कह रहे इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ इज गोइंग टू बी 15%। और एक तरफ वो कटोरा ले खड़ा है। अच्छा, फिर भी लोगों को लगता है कि ये बराबरी का मामला है। मतलब एक तरफ है, ट्रंप को लगता है बराबरी का मामला, हमें तो नहीं लगता। जिन लोगों को लगता है उनको देखिए, वो तो उनको खुद पता है। आपको पता है कि क्या कोई ट्रेड हो सकता है क्या अमेरिका का पाकिस्तान के साथ? बहुत मामूली। हमारा 131 बिलियन। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो विपक्ष के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि विदेश नीति कारगर नहीं हुई, इसलिए अब ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने पड़े, विरोधी दलों के नेताओं की मदद लेनी पड़ी भारत का केस दुनिया को बताने के लिए। देखिए, हमारी स्थिति सदा से है, हम विपक्ष में थे तो मैंने बताया अटल जी नेतृत्व करने गए थे। हम सत्ता पक्ष में है तो सबको साथ में। विदेश नीति की बात जहां तक ये बताना चाहता हूं, 26/11 हमले के बाद 16 जुलाई 2009 को एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन इजिप्ट के शर्म अल शेख में जाकर मनमोहन सिंह जी की सरकार
ने, भारत और पाकिस्तान ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया। एनीबडी कैन गो एंड चेक द प्रेस रिलीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो क्या कहते हैं साहब, शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी आतंकवाद से। टेररिस्ट एक्टिविटीज विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द कंपोजिट डायलॉग, दे शुड नॉट बी ब्रैकेटेड। मतलब आपने कह दिया शांति वार्ता, आतंक होता रहेगा, शांति वार्ता होती रहेगी। इधर मोदी जी ने कहा टेरर और टॉक्स थी। एक पंक्ति में कहूंगा, हो चुकी यहां पर गूंज बहुत अब शांति शांति के नारों की, तो आवश्यकता है आन पड़ी तलवारों की झनकारों की। देखिए, दो बातें। एक तो संजय राउत जैसे नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो डेलीगेशंस गए हैं, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट खोल दिया है मोदी जी ने, टेरर के नाम पर टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोली है। संजय राउत जी की पार्टी की तो सांसद गई हुई हैं, राज्यसभा की मेंबर हैं उन्हीं की पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी जी, तो काहे नहीं रोका आपने? मतलब अपना सांसद ही भेजेंगे, फिर यहां से बात भी करेंगे। और कांग्रेस का तो और मजेदार बात है, वो कहता मुझे आपत्ति है इसके ऊपर। अरे भाई, शशि थरूर जी फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन हैं और वो खुद डिप्लोमेट रहे हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए उनको? सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री रहे, मनीष तिवारी कितने आर्टिकल्स लिखते हैं उसके ऊपर। मगर कांग्रेस में जानते क्या है, अविश्वास का आलम यह है कि उनको सरकार पे भरोसा नहीं, सेना पे भरोसा नहीं, ठीक, अब तो अपनी पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं। उन्हें लगता है ये बाहर जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा। हो सकता भाई कांग्रेस को लगता है ये बाहर इन लोगों के बड़े लिंक फैले हुए ना, सोरोस और जाने क्या क्या आ रहे हैं, तो इनको लगता हो हमारी पार्टी का कोई ऐसा आदमी ना चला जाए जिसको कुछ वो भी लिंक मिल जाए, तो ऐसा ना हो कल के दिन वो हमारे खिलाफ हो जाए। इसलिए शायद उनके मन में ये भय रहता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को वहम से बाहर आना चाहिए, ईमानदारी से साथ में खड़ा होना चाहिए। जिसे कहते हैं ना, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान भी नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ धनवंतर वैद्य माने जाते हैं, तो मुस्लिम परंपरा में हकीम लुकमान माने जाते हैं। तो मैं कांग्रेस से कहूँगा वहम करना छोड़ दीजिए। जो एक शेर है कि इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। अब तो पाकिस्तान ने भी तय किया, वो भी अपनी डेलीगेशन भेजेगा, दुनिया को जाके बताएगा कि हमारा टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है, हम तो आतंकवाद के विक्टिम हैं। मैंने तो आपको बताया कि वो नकल पहले भी करता रहा है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। इवन मैंने आपको बताऊं, वो भी कौन पुराना गाना था, उसकी भी उसने नकल की थी। सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रख, इस पे भी उसने कॉपी की है और कहा है बस इतना अंतर किया है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब सुनिए, उस गाने की आखिरी लाइन थी, बरसों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के, तो वो कहता है बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के, और लास्ट में कहता है कश्मीर में फहराना है झंडा उछाल के। मैं तो उससे कहना चाहूंगा भाई, वो कश्मीर की छोड़, मशरकी पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान तुमसे संभला नहीं, फाटा संभल नहीं रहा, खैबर पख्तूनवा संभल नहीं रहा, बलूचिस्तान संभल नहीं रहा, सिंध संभल, भाई जो है उसको पहले संभाल ले, बाकी की बात बाद में करना। एक सवाल और ले सकते हैं इस समय। पाकिस्तान में मुनीर जो हैं वहाँ के सेना प्रमुख, इतनी बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद भी इतने वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, वो खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सर, इतने आपने अच्छे अच्छे शेर बोले, तो कि दूध फटने से जो बनता है उसे पनीर कहते हैं, और हारने के बाद जो जश्न मनाए उस